डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है भाई। आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है 36 मंथ करंट अफेयर का जो है हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है ना। प्रीलिम्स होने वाला है 2023 का। तो इसके लिए हम लोग लगभग पिछले 36 महीने के करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। और करंट अफेयर आपको पता है बहुत बड़ी दिक्कत करता है, खास करके हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए करंट अफेयर एक हिसाब से गले की हड्डी ही रहता है। उनको नहीं समझ में आता कि कहाँ से चीज़ें, कितने सोर्सेज को कवर करना है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा बात यहाँ पर आके अटक जाती है ना, किस पर सवाल बन सकता है। तो आपको पता है हम लोगों ने अभी तक पॉलिटी का सेगमेंट काफ़ी हद तक कवर कर लिया है। ठीक है, अभी इसमें 2 से 3 वीडियो पॉलिटी की और आएंगी जब लास्ट का टाइम आ जाएगा, मार्च अप्रैल के टाइम पे। उस टाइम पे जो लेटेस्ट करंट अफेयर की चीज़ें होंगी वो हम उसमें कवर कर लेंगे। उसके अलावा काफ़ी हद तक चीज़ें मैंने उसमें कवर कर दी हैं, है ना। तो आज हम लोग आईआर को शुरू करने जा रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध प्रीलिम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो इसको लेकर आज हम लोग चीज़ें देखेंगे। आप लोगों को पता है कि हम लोग मई 2020 से लेकर मई 2023 तक के करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं, है ना। यूपीएससी जो है कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो हमें कोशिश करनी है कि हमारा कोई भी ऐसा सेगमेंट ना छूटे, है ना। आपको पता है बहुत सारे निकाय जो हैं, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर आप देखोगे, विधिक निकाय हों, संवैधानिक निकाय हों, रिपीट होते रहते हैं, है ना। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हम लोग देखेंगे किस तरह से बार बार रिपीट होती रहती हैं। तो हमें क्लैरिटी चाहिए और साथ के साथ हमें ये करना है कि हमारा जो विस्तार होना चाहिए करंट अफेयर को हमें विस्तारित तरीके से प्रिपेयर करना है, ताकि हमारा कोई भी सेगमेंट, कोई भी पोर्शन छूटे ना, है ना। कोई भी प्रश्न, किसी भी तरह का प्रश्न आए तो कम से कम हम उत्तर देने की सिचुएशन में रहें। हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं इन वीडियोस के माध्यम से कि क्यों इस प्रोग्राम को लाया गया। देखिए, इतनी मेहनत कर रहा हूं तो उसका रीजन क्या है। तो उसका रीजन ये है कि करंट अफेयर को लेकर आपकी समस्याएं खत्म हो जाएं। सब बच्चों के मन में बहुत सारी क्वेरीज आती थी कि सर करंट अफेयर कैसे करें, कौन से पेपर को फॉलो करें, कौन सी मैगजीन पढ़ें, क्या करें क्या ना करें। तो देखो 2023 के लिए तो ये स्पेसिफिक प्रोग्राम है ना, जो प्रीलिम्स होने वाला है। फिर हम लोग जब 2024 आएगा ना, तो इसमें 12 महीने तो यही रहेंगे, 24 महीने। फिर नेक्स्ट जो 2024 वाले 12 महीने हम इसी में ऐड कर देंगे। तो आपके पास लगभग 48 मंथ्स का करंट अफेयर हो जाएगा। उसी तरह से आगे चल के हम लोग फिर जो 2025 में बच्चे एग्जाम देंगे उनका पिछले 24 महीने वही रहेंगे, 12 महीने फिर ऐड कर देंगे। तो 36 मंथ हर पेपर के बच्चे को करना ही है, चाहे 2023 में हो, 24 में हो, 25 में हो। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सिर्फ 23 वाले बच्चे इस पर ध्यान ना दें। 24, 25 और इवन जो 26 में पेपर देने वाले हैं यूपीएससी का, उसके लिए, सबके लिए ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पूरी आप लोग सीरीज को देखेंगे ना, तो आपको देखेगा कि किस तरह से हर एक लाइन पर मैं फोकस कर रहा हूं जहां पर प्रश्न बन सकता है ना। ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न की बात कोई भी अगर आपको कर रहा हो तो आप समझ लीजिएगा कि वो यूपीएससी के पैटर्न की बात कर रहा है ना। तो मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं कि जो एग्जामिनेशन को सेंटर में रख के, जो एग्जामिनेशन के सेंटर में रखकर अगर आपको तैयारी करा रहा है, वो कोई भी संस्थान हो, वो अच्छा ही होगा। ठीक है, अगर एग्जामिनेशन को सेंटर में रख के सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है ये करंट अफेयर पढ़ लीजिए, ये कर लीजिए, पेपर का कुछ पता नहीं है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उससे नहीं आए हैं, बिल्कुल एक आप सोचिए कि एक अंधेरे में तीर मारा जा रहा है। तो उस तरह की चीज से मुझे नहीं लगता है कि वो आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा, है ना। किसी संस्थान की मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, बट आपको जो पैमाना है, जो आपको किसी को जांचने का पैमाना है, वो इस चीज को ध्यान में रखना है। क्या इससे हमारा पेपर सॉल्व होगा या नहीं होगा। अगर पेपर सॉल्व होगा तो उसको बिल्कुल आंख बंद करके फॉलो करिए आप। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, इसके नोट्स बनाने हैं, वीडियोज आप देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। सेपरेट रजिस्टर होना चाहिए, सेपरेट रजिस्टर होना चाहिए। जो इतनी भी चीज़ें बता रहा हूँ उसको अच्छे से नोट करके रख लेंगे। कल को रिवाइज करने में 2-4 घंटे में सारा सेगमेंट रिवाइज हो जाएगा करंट अफेयर का आपका। ठीक है, तो अलग से नोट्स बना के रख लें और कोशिश करें अगर वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो। ठीक है, अगर कर सकते हैं, बहुत बड़ा काम है मुझे लगता है आप लोगों के लिए, इसलिए मैं ज़्यादा कहूँगा नहीं। बट जो बच्चे सिंसियर हैं, जिनको लगता है कि सच में मेहनत हो रही है, जिनको लगता है कि हार्डवर्क किया जा रहा है, तो वो आपका मन करे, नैतिक जिम्मेदारी अगर आपको, आपका अंतरात्मा आपके इसके पक्ष में गवाही दे कि शेयर करना चाहिए ताकि हिंदी माध्यम के बच्चों को बेनिफिट हो, तो आप जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो हम लोग चीज़ें शुरू करते हैं। अब देखिए भाई, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है ना प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग सीधा करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक चीजें जो हैं वो आपको पता है, मैं स्टैटिक लिंक करता रहता हूं। जो जो करंट अफेयर में न्यूज रही है उसको लेकर हम लोग बात करेंगे। आपको पता है ना कोविड जब शुरू हुआ था भारत में, तब से एक सबसे बड़ा जो सेगमेंट था अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, जो एक दिक्कत कर रहा था, भारत चीन संबंध थे,
है ना। चीन जो है वो सीमा क्षेत्र पर जो आपका है वहां पर तनाव उत्पन्न कर रहा था लद्दाख के क्षेत्र में, है ना। तो आपको सबसे पहले तो देखो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो एरियाज पता होने चाहिए जहां पर तनाव था। आप ध्यान से समझ लो, देखो मैं आपको ना लास्ट में कुछ मैप भी दिखाऊंगा जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। कुछ कुछ मैप दिखाऊंगा लास्ट में, अभी के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तो आपको चीजें बस याद रखनी है। और कैसे याद रखनी है वो भी मैं बताता हूं। देखो कुछ स्थल देखने हमें, जैसे मान लीजिए ये लद्दाख का क्षेत्र है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको इस तरह से देख लीजिएगा, ये है आपका अक्साई चिन्ह, ठीक है। इसको याद रखना है, यूपीएससी लोकेशन बहुत पूछ रहा है आजकल, अक्साई चिन्ह कहां पर है, यहां पर है, ठीक है। इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि यहां पर साइड में है, मतलब आप इधर देखेंगे तो ईस्टर्न साइड में आपको अक्साई चिन्ह दिखेगा। भारत के ऊपरी नक्शे में आप जाके देखेंगे तो लास्ट में मैप में भी दिखा दूंगा। देखिए यहां पर है देपसांग, सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो देपसांग का क्षेत्र, मतलब ये वो एरियाज हैं। ध्यान से फिर लिख देता हूं, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर तनाव है, ठीक है। तो यूपीएससी मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्थल पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको ये वो चीजें बता रहा हूं डिस्प्यूटेड। ये दिप्सांग का क्षेत्र है। यहां पर इसके थोड़ा नीचे देखेंगे ना तो यहां पर आपको दिखेगा गलवान वैली, बहुत बार न्यूज में आपने सुना होगा, ठीक है। गलवान वैली, इसको हिंदी में कहते हैं गलवान घाटी, ठीक है। गलवान, मैं हिंदी में गलवान लिख देता हूं, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। गलवान घाटी सबसे ऊपर क्या है, देपसांग है, उसके नीचे क्या है, गलवान घाटी है। उसके नीचे अगर इधर आप देखेंगे थोड़ा सा तो यहां पे आपको दिखेगा हॉट स्प्रिंग। बहुत न्यूज में ये वर्ड आपने सुने होंगे, जिन बच्चों ने नहीं सुने इसके बारे में पढ़ लेंगे भाई थोड़ा सा, ठीक है। यहां पर इसके तुरंत नीचे है पेंगोंग सो लेक, जहां पर सबसे बड़ा इशू था, इसको झील है ये, ठीक है। तो आपको याद रखना है। और सबसे नीचे अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपको दिखेगा चुमार, ठीक है। अब देखो इसको याद करने का तरीका, इधर इधर तो सबसे हो गया आपका अक्साई चिन्ह। अगर नॉर्थ से साउथ बताने के लिए बोल दे यूपीएससी को लगाए तो सबसे पहले डी आएगा, फिर जी आएगा गलवान वैली, फिर आपका एच हॉट स्प्रिंग आएगा, फिर नीचे देखेंगे पेंगोंगसो लेक आएगा और नीचे देखेंगे चुमार आएगा। तो इस कोड को याद रखिएगा भाई, इसको लिख के अलग से रख लीजिएगा इस कोड को, ताकि आपको भूले ना, प्रश्न आए तो आपको अच्छे से याद रखे। यूपीएससी अगर पूछ ले नॉर्मली कि हॉट स्प्रिंग न्यूज में था, या फिर पूछ ले चुमार न्यूज में था, पेंगोंगसो न्यूज में था, ठीक है, गलवान वैली न्यूज में था, कहां पर स्थित है ये, तो ये भारत के क्षेत्र में स्थित है, ठीक है ना, भारत में है। और ये तनाव के क्षेत्र है, सीमा पर जिनको लेकर तनाव है उसको लेकर बात आपको समझनी है। एक दो चीजें और देखिए मैं बिल्कुल आपको टू द पॉइंट वो चीजें बता रहा हूं जो एग्जाम में आएंगी। आप यहां से ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि मैं आपको भारत चीन का पूरा तनाव पढ़ाने लग जाऊं, क्योंकि फिर वो हमारा करंट अफेयर नहीं होगा, वो हमारा बेसिक चीजें हैं। वो मैंने कई बार, आप लोगों ने देखा होगा जो आईआर की वीडियोस मेरी आ रखी हैं उसमें मैंने कई बार उसको डिस्कस किया है, तो आप जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो वहां से जाके देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सिर्फ वो बता रहा हूं जहां पे प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो ये चीजें आपने देख ली, इस पे सवाल पूछा जा सकता है। दूसरा देखिए जो भारत और चीन के बीच में जो विवाद है ना सीमा में, वो तीन तरह से है। आप देखिए मान लीजिए ये लाइन है विवाद की, ठीक है। तो इधर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको दिखेगा इधर ईस्टर्न वाला विवाद है, ये मिडल में है, ठीक है, जहां पर उत्तराखंड और हिमाचल वाले क्षेत्र आते हैं। और यहां पर आप लद्दाख वाला जो मैंने आपको ये चीजें बताई, ये वाला यहां उत्तर में आ जाएगा लद्दाख में, ठीक है। तो यहां से अगर आप इसको देखेंगे ना तो जो ये वाला क्षेत्र है, पश्चिम क्षेत्र वाला लद्दाख वाला, जो जिसकी हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, यहां पर रेखा आती है जॉनसन रेखा, ठीक है। कंफ्यूज कर सकता है यूपीएससी, तो थोड़ा सा अगर आप पश्चिम का क्षेत्र जहां पर लद्दाख का विवाद है, लद्दाख के क्षेत्र में यहां पर जॉनसन रेखा बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको लेकर विवाद है, जिसको कहीं ना कहीं पर अंग्रेजों ने 1860 के दशक में प्रस्तावित किया था, ठीक है। लेकिन भारत चीन जो है ना वो इसको स्वीकार नहीं करता। अब देखो समझ लो जॉनसन रेखा है क्या, आप ध्यान से समझो। मान लीजिए ये अक्साई चीन है ना, ये तो चीन ने अपने कंट्रोल में ले रखा है, भारत का क्षेत्र था ये। देखो अब देखो जॉनसन जो रेखा है ना वो यहां से निकलती है, ठीक है, यहां से निकलती है। तो अगर जॉनसन रेखा यहां से निकलती है तो इसका मतलब एक्साई चीन किसका हिस्सा है, हमारा हिस्सा हुआ ना भारत का, हम तो इसी को मानते हैं। लेकिन चीन इसको नहीं मानता। चीन को पता है अगर मैं इसको मानूंगा ना, इस रेखा को, जॉनसन रेखा, इसको जॉनसन रेखा बोलते हैं, अगर मैं इसको मानूंगा तो मुझे एक्साई चीन छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए वो मानता है कौन सी रेखा, एक ऐसी रेखा जो यहां से निकलती है उसको बोलते हैं मैकडोनाल्ड लाइन है, ठीक है, इसको रेखा बोलते हैं। अब डिफरेंस समझ लीजिएगा, दिक्कत हो जाएगी यूपीएससी प्रीलिम्स में, ठीक है। तो जॉनसन रेखा यहां पर है, इसको चीन जो है इसको मान्यता नहीं देता है, मैकडोनाल्ड को मान्यता देता है। लेकिन भारत जो है वो जॉनसन रेखा की बात करता है, क्योंकि ब्रिटिश ने 1860 में इसी को ही आपकी सीमा निर्धारित किया था। समझ में आ गई चीजें आपको। ये है आपका बिल्कुल पश्चिम वाला जो क्षेत्र है, इसकी मैं बात कर रहा था, इसका विवाद। अब मिडिल में ना कोई खास विवाद है नहीं,
ठीक है, थोड़ी बहुत चीजें हैं मैप को लेकर, दोनों लोग आपस में सहमत है। इसमें उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र को लेकर हल्का थोड़ा सा विवाद है, बट ज्यादातर इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ईस्टर्न आप समझ लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये अरुणाचल प्रदेश को ना चीन अपना हिस्सा बताता है, कई बार आपने सुना होगा, ठीक है, कि अरुणाचल का क्षेत्र हमारा हिस्सा है, इसमें हमारी कम्युनिटी रहती है, बहुत सारी बकवास चीन करता रहता है समय समय पे। तो यहां पर कौन सी रेखा है, यहां पर रेखा है, आप अगर देखेंगे तो मैकमोहन रेखा। बहुत सारे बच्चे पता तो होता है मैकमोहन रेखा के कब किसके किसके बीच में, पर कहां पर है ये, यहां पर है जॉनसन, यहां पर है मैकमोहन, और इधर आप देखेंगे इधर कोई रेखा का इतना नहीं है, इसको एलएसी के अंदर ही शामिल कर दिया जाता है चीजें, ठीक है। तो अगर आप टोटल देखेंगे सिस्टम, यहां पर मैकमोहन रेखा है, इसको लेकर विवाद है, तो दो क्षेत्रों में ज्यादा विवाद है, एक ईस्टर्न वाला जो क्षेत्र है और एक जो आप वेस्टर्न वाला क्षेत्र है, ठीक है। इसको लेकर मुझे लगता है अब आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिन बच्चों को दिक्कत है भाई वो रिवाइज करके चीजें देख लेंगे, और इसको मैंने ड्रा भी कर दिया आप लोगों के सामने, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो एक चीज याद रखो, अगर आपसे पूछ ले यूपीएससी कि तीसरा ध्रुव क्या है, दो ध्रुव तो आपको पता है ना, उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, तीसरा ध्रुव क्या है? हिमालय में जो ग्लेशियर है ना, हिमालय का जो क्षेत्र है, जो ग्लेशियर वाला क्षेत्र है, उसको तीसरा ध्रुव कहते हैं, ठीक है। इसको और यहां से समझ लो, तिब्बत का जो पठार है ना, तिब्बत का पठार, वहां पर कई सारे ग्लेशियर हैं, तिब्बत के पठार। ग्लेशियर मतलब ध्रुव का मतलब ये है, देखो नॉर्थ जो आपका पोल है, जो उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, वहां पर बहुत सारी बर्फ है ना, आपको पता ही है, आइस बहुत ज्यादा है। तो उसके बाद कम आइस कहां पे है? तो इस क्षेत्र में है, तिब्बत के पठार में। अगर दिमाग में कहीं भी स्टेटमेंट में क्वेश्चन आए, याद रखिएगा तीसरा ध्रुव ये है। अच्छा, मैं ये क्यों बता रहा हूं तिब्बत का पठार, इसमें एक सवाल बन सकता है यहां पर, ठीक है। बहुत सारी चीजें तो अलग भी हैं, जैसे कौन कौन सी नदियों का ओरिजिन होता है। यहां पे यूपीएससी एक बार सवाल पूछ चुका है, ठीक है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। जो जो नदियां लिख रहा हूं इसको याद कर लेना, कहां कहां से इनका उत्पत्ति होती है। इरावदी, इसको लेकर सवाल पूछ चुका है। मेकोंग को लेकर यूपीएससी कि ये गिरती कहां पे है, ठीक है, शायद उत्पत्ति को लेकर भी पूछा था और साथ में पूछा था। तो मेकोंग जो रिवर है, अगर आप इसको देखेंगे, ये आपको साउथ चाइना सी में देखने को मिलेगी, इसमें गिरती है। और यूपीएससी ने कुछ और पूछ रखा था, ठीक है, अंडमान सागर ऑप्शन में दे रखा था, एग्जैक्ट आंसर ये था इसका, ठीक है। दक्षिण चीन सागर में गिरती है जाके ये नदी। तो आपको ना जब पता है यूपीएससी ने ये पूछा है ना, तो आपको इन सभी नदियों का याद रखना है, कहां से शुरू होती है, कहां गिरती है, कहां से शुरू होती है, कहां गिरती है। इसको अच्छे से एक बार अपना जाकर मैप में देख लीजिएगा, ठीक है। तो इनकी उत्पत्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से जहां पे प्रश्न बन सकता है, ये मैंने आपको बता दिया कि यहां पर सवाल पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं भाई, जल्दी से देखते हैं बाकी चीजें, बहुत ज्यादा कंटेंट है तो हमें जल्दी जल्दी खींचना है इसको। देखो एक कॉन्सेप्ट आता है शायद यूपीएससी इस पर सवाल पूछ चुका है पिछले 2-3 साल, 2 साल पहले शायद पूछा था, 2020 में, वन कंट्री टू सिस्टम, ठीक है। पूछा था कि ये न्यूज में रहता है, किससे रिलेटेड है, ठीक है। वन कंट्री टू सिस्टम, मैंने यहां पे वन लिखा है, ठीक है। वन कंट्री मतलब एक देश दो प्रणाली। देखो ये प्रस्तावित तो किया गया था चीन और ताइवान को लेकर, ठीक है ना, शुरू में चीन और ताइवान को लेकर ये बात की गई थी, लेकिन मेनली इसका जो इस्तेमाल किया गया वो किया गया हांगकांग और मकाऊ को लेकर, ठीक है। तो हांगकांग मकाऊ का मतलब क्या है, ध्यान से समझ लो। ये चीन में एक क्षेत्र है, पहले इन पर कंट्रोल था किसका, इस पर ब्रिटेन का था, इस पर पुर्तगाल का था। इनसे बात हुई चीन की, जब आजाद हुआ ना चीन, तो चीन ने बात की इनसे, और चीन ने ये बोला ठीक है, ये जो क्षेत्र है आपके कंट्रोल में रहे हैं, मैं इनको क्या दूंगा, लोकतांत्रिक अधिकार दूंगा, जो चीन में नहीं होंगे। दूसरी चीज, दो लोकतांत्रिक अधिकार रहेंगे, और दूसरी चीज एक ये रहेगी कि इनको स्वायत्तता भी मिलेगी इस क्षेत्र को, ठीक है, ऑटोनॉमी भी मिलेगी। जैसे मान लीजिए अपनी करेंसी चला सकते हैं ये लोग, ठीक है, अपना ट्रेड कर सकते हैं, तो ये चीजें। लेकिन जो इसका सीमा सुरक्षा को लेकर जो बात होगी, सुरक्षा को लेकर, सीमा सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय संबंध, विदेशी संबंध जो होते हैं, वो चीन देखेगा इनके, इन दोनों के। और ये कब तक रहेगा, लगभग 50 वर्षों तक। एक समझौता किया था ये, तो उसको कहा जाता है क्या, वन कंट्री टू सिस्टम। तो अगर यूपीएससी पूछे किससे रिलेटेड है, सवाल पहले भी पूछ चुका है, रिपीट भी हो सकता है, इसलिए मैं वहां पे बता रहा हूं, ये हांगकांग और मकाऊ से रिलेटेड चीजें हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना है, ठीक है। यहां पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। एक यहां पर ही समझ लो वन चाइना पॉलिसी, वैसे मैंने इसको लेकर वीडियो बन चुका है, आप लोग चाहें तो उसको आईआर में जाकर देख सकते हैं। मैं तो बार बार आप लोगों को एक बात बोलूंगा, जितनी आईआर की वीडियो आई हैं अच्छे से देख लो, प्री मेंस में बहुत हेल्प करेंगी वो आपको, सारी आईआर की वीडियोस। कुछ और भी आएंगी, जैसे मैं एक सोच रहा हूं कि आपको कुछ होलिस्टिक, जैसे हिंद महासागर हम लोगों ने पढ़ा था ना हिंद महासागर, उसी तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं बड़े बड़े टॉपिक पढ़ लें आईआर में, जैसे इजराइल फिलिस्तीन का जो संघर्ष है, ठीक है, इसको एक वीडियो में लेकर आऊंगा जिसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। इसमें यूपीएससी क्वेश्चन भी बहुत पूछता है मैपिंग को लेकर। अच्छा एक चीज और है,
इसी आईआर के सेगमेंट में हम लोग कोशिश करेंगे लास्ट में एक ना जो करंट अफेयर के मैपिंग है वो तो मैं साथ साथ दिखाता ही रहूंगा आपको, लेकिन एक मैं कोशिश करूंगा मैपिंग की वीडियो ऐड कर दूं जिसमें ना जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट बन सकते हैं, साउथ चाइना सी है जैसे, या फिर जो जैसे इजराइल फिलिस्तीन का बॉर्डर है वहां पर कौन कौन से सी हैं, एवरीथिंग तो उस एक वीडियो में कवर हो जाए जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, मतलब कुछ भी छूटे ना आपका। ठीक है, तो ये हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे लास्ट में चल के। ठीक है, अब वन चाइना पॉलिसी का क्या सीन है भाई, इसको समझ लो। देखो दो हैं, एक रिपब्लिक ऑफ चाइना, एक पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। ध्यान से समझो, जब चीन ना आज़ाद हुआ ना तो संघर्ष चला था वहाँ पे कि आपस में ये जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है ना, तो कुछ जो राष्ट्रवादी थे चीन के, जैसे भारत में भी संघर्ष होता रहता है ना, तो कुछ राष्ट्रवादी भाग के यहाँ चले गए। ये था ताइवान। ठीक है, एक अलग टुकड़ा है, ये आपने देखा होगा मैप में। तो ताइवान में चले गए, इन्होंने बोला कि हम हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना, मतलब मेन चाइना हम हैं, और चीन क्योंकि बहुत बड़ा सेगमेंट इसके पास था, बहुत बड़ा क्षेत्र इसके पास था, तो इन्होंने बोला कि हम हैं पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, तो ये चलता रहा। शुरू में क्या किया ना, तो जैसे यूएसए वगैरह ने इनको मान्यता दी कि ठीक है भाई, इसको मान्यता दे दी ताइवान को। बाद में आपको पता है इतना बड़ा क्षेत्र चीन के पास है, तो चीज यूएसए वगैरह को झुकना पड़ा, तो उन्होंने इसको मान्यता दी। मतलब वन चाइना पॉलिसी को यूएसए ने एक्सेप्ट किया। तो वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है, ये सिद्धांत ये है कि देखो जो ताइवान है ना वो अलग नहीं है, वो चीन का ही हिस्सा है, पहली चीज ये। दूसरी चीज, ताइवान चीन का हिस्सा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ताइवान चीन का ही हिस्सा है। दूसरी चीज इसमें यह है कि जो इंसान इस पॉलिसी को एक्सेप्ट कर, मतलब जो देश जो है पॉलिसी को एक्सेप्ट करेगा इसको, वो फिर ताइवान के साथ अलग से रिश्ते नहीं रखेगा। ठीक है, ताइवान से रिश्ते नहीं रखेगा किसी भी तरह के। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ना, आपने एक्सेप्ट कर लिया वन चाइना पॉलिसी, और जब वन चाइना पॉलिसी आपने एक्सेप्ट कर लिया तो इसका मतलब आप मान रहे हो कि हम चीन का ही हिस्सा है ताइवान। तो ताइवान जब चीन का हिस्सा है तो आप अलग से चाहिए ताइवान से बात क्यों करोगे, आप हमसे ही बात करोगे ना। समझ गए कॉन्सेप्ट? तो इसको बस याद रखिएगा, इतना ही कहानी है और कुछ नहीं है। एक यूपीएससी ने सवाल पूछा था, कुछ फैक्ट मैं आपको बताता चलूंगा बीच बीच में। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है। ठीक है, तो बांग्लादेश है। मतलब ये स्टेटमेंट ऐसे नहीं, क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा गया था, क्वेश्चन ये था स्टेटमेंट के फॉर्म में था कि दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बांग्लादेश है, या कुछ और, यहाँ पर शायद मुझे लगता है श्रीलंका डाला हुआ था यहाँ पर, तो ऑप्शन गलत था। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा कि बांग्लादेश है दक्षिण एशिया में। साउथ चाइना में अगर आप देखेंगे, साउथ एशिया में, चाइना सॉरी मेरे मुंह से गलत निकल गया, साउथ एशिया जो है दक्षिण एशिया है, इसमें भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? बांग्लादेश है। इस फैक्ट को कभी भी भूलेंगे नहीं आप लोग, फिर से रिपीट कर सकता है कहीं ना कहीं पे, 1-2 साल पहले ही पूछा गया था। दूसरी चीज, बांग्लादेश के साथ हम 2 अभ्यास करते हैं, एक संप्रीति, एक मिलन। ठीक है, दोनों याद रखेंगे, संप्रीति और मिलन अभ्यास पूछ रहे तो किससे करते हैं? बांग्लादेश से। गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, इस पे सवाल बन सकता है इसलिए मैंने बताया। एक और चीज, सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे लगती है भारत की? बांग्लादेश से। ठीक है ना, सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है, याद रखेंगे। फैक्ट में कई बार छोटी छोटी चीजें भूल जाती हैं, ये स्टेट में तो कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन भी चुका है, कई बार पूछा गया है ये। ठीक है, तो याद रखेंगे सबसे लंबी सीमा जो है इनके साथ लगती है। जब सबसे लंबी देख रहे हैं तो सीक्वेंस देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, सबसे लंबी है बांग्लादेश से। ठीक है, पहले नंबर पे लिख रहा हूं, नोट करते जाइएगा। दूसरे नंबर पे कौन है? चीन के साथ लगती है। ठीक है, यहां पर कंफ्यूजन होती है कि चीन है या पाकिस्तान है। तीसरे नंबर पे कौन है? तीसरे नंबर पर अब चीन आ गया तो तीसरे नंबर पर पाकिस्तान होगा। ठीक है, तो तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है। चौथे नंबर पर कौन है? नेपाल है। ठीक है, मैं ये सीक्वेंस बढ़ते से घटते क्रम में बता रहा हूं। सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा हमारी लगती है बांग्लादेश के साथ, दूसरे नंबर पे लगती है चीन के साथ, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान के साथ, चौथे नंबर पे नेपाल के साथ। आप बताइए पांचवें पे कौन आएगा? सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, पांचवें पे कौन आएगा? आपको क्या लगता है? म्यांमार। ठीक है, पांचवें पे म्यांमार रखेंगे और 6th पे रखेंगे भूटान। और आप में से बहुत सारे लोगों को आज पहली बार पता चल रहा होगा कि भारत की सीमा जो है वो अफगानिस्तान से भी लगती है। ठीक है, क्योंकि वो जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है ना, वो हमारा ही हिस्सा है, तो वहां पर अफगानिस्तान से हमारी सीमा लगती है। तो आप देखेंगे कौन सा सीक्वेंट है? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। भूलेंगे नहीं, इसको याद रखेंगे, यूपीएससी पूछ सकता है इस पर प्रश्न। एक और चीज बताए भाई, जल्दी से मैं आपको कुछ कुछ चीजें बताता हूं, इसको ध्यान से समझो। देखो, मैत्री पाइपलाइन जो है ना, कई बार यूपीएससी ना इस तरह से पाइपलाइन वगैरह का मैचअप कर देता है ना, सामने मैच ऑफ द फॉलोइंग बताता है। मैत्री पाइपलाइन लिख रहा हूं मैं, ये बांग्लादेश से जुड़ी हुई है।
ठीक है, बांग्लादेश में ये प्रोजेक्ट चल रहा है, ये मैत्री पाइपलाइन जो हम बना रहे हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को भी, भूलेंगे नहीं। ठीक है, जो जो सवाल बन सकते हैं मैं उसके बारे में आपको चीज़ें क्लियर करता चला जा रहा हूँ। अब आगे देखिए, देखो अब नेपाल को लेकर कुछ कुछ चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, नेपाल के साथ जो प्रीलिम्स में फैक्ट बन सकता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। देखो ध्यान से देखो, एक तो ये है कि नेपाल के ना 3 क्षेत्रों में, एक तो नया मैप जारी किया था, मैंने आपको वीडियो में भी बताया था यार जब मैं पढ़ा रहा था, नया मैप जारी किया था नेपाल ने, तो 3 क्षेत्र जो थे वो अपने अंदर दिखाए थे कि वो नेपाल के हिस्से हैं। एक तो उनका सीक्वेंस याद रखो, कहाँ पर कौन सा स्थित है, लास्ट में मैप दिखाऊंगा तो चिंता नहीं करनी है, यहाँ पर सिर्फ फाइनल में रफली ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, लिम्पियाधुरा जो है सबसे ऊपर है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर लिम्पियाधुरा है, मान लो विवाद के क्षेत्र है ना, जैसे मान लीजिए ये है, तो इसको आप देखेंगे भारत और नेपाल के बीच में मान लीजिए ये है, तो सबसे ऊपर लिम्पियाधुरा का लेकर विवाद है। फिर यहाँ पर आप नीचे चल के देखेंगे, यहाँ पर आपको काला पानी दिखेगा। ठीक है, काला पानी क्षेत्र जो है, अगर पूछ ले यूपीएससी कहाँ पर है, तो नेपाल के साथ विवाद है लेकिन है भारत में स्थिति है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर इससे नीचे यहाँ पर आपको दिखेगा लिपुलेख। ठीक है, ये 3 क्षेत्र याद रखेंगे भाई, सीक्वेंस बस याद रखना है। अगर पूछ ले नॉर्थ टू साउथ बताइए, या फिर ऐसे ही पूछ ले कहाँ पर स्थित हैं ये, तो तीनों याद रखेंगे। लास्ट में इनका आपको मैप भी दिखा दूंगा मैं। ठीक है, चिंता नहीं करनी है। ठीक है, इसको लेकर परेशान नहीं होना है, तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं कि नेपाल जो है, नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य हैं भारत के जो सीमा साझा करते हैं, याद रखिएगा, सवाल पूछ सकता है यूपीएससी। इस तरह का एक प्रश्न मुझे लगता है असिस्टेंट कमांडेंट में पूछा गया था, पिछले साल शायद इसका प्रश्न पूछा गया था, बहुत अच्छा प्रश्न था। उसमें ही उस तरह का प्रश्न इसमें यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है, कौन कौन से राज्यों की सीमा जो है वो नेपाल से टच होती है। आपको सभी राज्य देख लेने चाहिए, इवन नेपाल के साथ, भूटान के साथ, म्यांमार के साथ, आपको सारे राज्य देख लेने चाहिए कौन कौन से राज्य लगते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एक तो पश्चिम बंगाल लगता है नेपाल के साथ बॉर्डर, एक यूपी का लगता है, ठीक है, एक बिहार का लगता है, और एक लगता है आपका सिक्किम का। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, पूछ सकता है यूपीएससी पेपर में। ठीक है, ये 4 स्टेट हैं, इनको अच्छे से याद रखना है। एक मैं आपको और चीज बताता हूं नेपाल से संबंधित, पंचेश्वर बांध परियोजना जो है, ये अगर पूछ ले यूपीएससी कहां पर स्थित है और कौन कौन से देशों के बीच में, तो ये भारत और नेपाल के बीच में है। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच में, याद रखिएगा। मैच ऑफ द फॉलोइंग में बहुत पूछता है यूपीएससी, इसलिए दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए मैं आप लोगों को सारी चीजें बताता चला जा रहा हूं। अब आगे देखो भाई, एक ना भारत और पाकिस्तान के बीच में, देखो चीजें समझ लो, ध्यान से समझो, इसमें प्रश्न जो बन सकता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है, देखो 3 तरह से इसको बोलते हैं। एक तो है, मैं इसका लास्ट में मैप भी दिखाऊंगा आपको, अंतर्राष्ट्रीय, एक तो इंटरनेशनल बॉर्डर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब कौन सा वाला क्षेत्र, जो गुजरात से लेकर है ना जम्मू कश्मीर तक जो है ना, चिनाब के उत्तरी तट तक, वो है। ठीक है, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर, उसमें क्लैरिटी है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, उसमें हम लोग क्लियर हैं। दूसरी चीज कहां पे है बॉर्डर को लेकर, दूसरी को बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी। ठीक है, और ये जो क्षेत्र है ना, ये जम्मू कश्मीर में जो सीमा साझा करता है उसको बोलते हैं। वहां पर कोई एक सेगमेंट है जिसको हम लोगों ने, जिसको आप देखेंगे ना, कौन सी एलओसी, जिसको हम कहते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, उन्होंने कब्जा कर लिया और कुछ क्षेत्र हमारे पास है जम्मू कश्मीर का, तो इसके बीच में जो एरिया है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी है, एलएसी, वो किसके किसके बीच में, भारत और चीन के बीच में। ठीक है, अक्साई चीन वाला जो क्षेत्र है उसको लेकर मैंने बताया था। तो एलओसी है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और ये किसके किसके बीच में, पीओके के बीच में और जम्मू कश्मीर के बीच में। दो तो यहां पर एक ये हो गया। तीसरा कौन सा है, ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट है जो नजर में नहीं होता है, इस पर सवाल बन सकता है। इसको बोलते हैं एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। ये याद रखिएगा, पेपर में सवाल बन सकता है। ठीक है, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, तो ये कहां पर है, ये आप देखेंगे तो सियाचिन का जो क्षेत्र है, मैं आपको मैप में दिखा दूंगा लास्ट में चल के, सियाचिन का जो क्षेत्र है उसमें जो है कहीं ना कहीं पर अगर आप देखेंगे, वहां पर जो क्षेत्र है उसको लेकर जो विवाद है, वहां पर एक इसको, उसकी सीमा को बोला जाता है एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। तो अगर यूपीएससी ये सवाल पूछ ले कि ये जो लाइन है, पहला तो ये पूछ ले कि ये है क्या, कि आप बताएंगे सीमा विवाद के लेकर एक रेखा है। दूसरी चीज आप ये बताएंगे किसके किसके बीच में है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान को लेकर, इसको लेकर विवाद है। तीनों चीजें याद रखेंगे, इस पर सवाल बन सकता है भाई, इससे ज्यादा और कुछ नहीं देखना है इसमें। ठीक है, अब आगे हम लोग थोड़ा भूटान की चीजें देख लेते हैं।
ठीक है, भूटान को लेकर 3-4 फैक्ट याद रखने हैं बस। एक तो देख लो, एक तो ये देखो खोलोगंछू परियोजना अगर पूछ ले यूपीएससी, ठीक है, मैच ऑफ द फॉलोइंग में, तो किसके बीच में है? भारत और भूटान के बीच में। ठीक है, ये कहां पर स्थित है? भूटान के बीच में स्थित है। एक तो ये याद रखेंगे। दूसरा, यति लिख रहा हूं मैं, यति राज्य क्षेत्र, ठीक है, यति राज्य क्षेत्र ये कहां पर है? भूटान में। ठीक है, इसको लेकर भी समझ लेना है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेना है, साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, साक्तेंग वन्य जीव अभयारण्य, ये कहां पर स्थित है? ये भी भूटान में है। ठीक है, तो अगर सवाल पूछेगा भूटान को लेकर तो बस इससे ज्यादा नहीं कुछ पूछेगा, इसको याद रखना है। क्योंकि ये ना एक्चुअल में हुआ ये था, चीन बोल रहा है कि अब ये भी क्षेत्र मेरा है। चीन चाहता है कि भूटान जो है वो मेरे फेवर में आ जाए। अब भारत के साथ बहुत सारा मित्रता संधि रही है ना इसकी, तो चीन चाहता है कि भूटान जो है वो मेरे पक्ष में काम करे। इसलिए उसने बोला है जो साक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य भूटान में है वो मेरा क्षेत्र है। हर जगह चीन बस यही दबाव उत्पन्न करने के लिए ना यही बकवासबाजी करता रहता है, ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरा क्षेत्र है, ये आपका क्षेत्र है, तो आपके पास क्यों नहीं है अब तक? अब तक सो रखे थे आप, जो आप अभी याद आया आपको साक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य। तो ये सब चीजें हैं, बस पूछ सकता है यूपीएससी, न्यूज में रहा है कहां पर स्थित है, तो आप याद रखेगा ये भूटान में है। ठीक है, सवाल इसमें गलत नहीं होना चाहिए, इसको लेकर अच्छे से याद रखेंगे आप। ठीक है, एक भूटान में और चीज याद रख लो, ताला जल विद्युत परियोजना जो है, ठीक है, ताला परियोजना अगर पूछ ले कहां पर स्थित है मैच ऑफ द फॉलोइंग में, तो इसको भी याद रखेंगे, ये भी भूटान में है। ठीक है, बस इससे ज्यादा भूटान को लेकर आपको कोई चीज नहीं देखनी है, जितना न्यूज में था मैंने आपको बता दिया। देखो एक दो चीजें और देख लो, ऑपरेशन कैक्टस जो है, ठीक है, ऑपरेशन कैक्टस जो है, ये एक तो पहली चीज तो पता होना चाहिए कौन से देश में भारत ने चलाया था। ये चलाया था मालदीव में। ठीक है, एक सवाल इस पे बन सकता है। दूसरा, क्यों चलाया गया था? मालदीव में ना सैन्य सत्ता परिवर्तन हो रहा था, मतलब सीना सैन्य तख्ता पलट हो रहा था, तो उसको रोकने के लिए भारत ने मालदीव की मदद की थी। ठीक है, बस इतना भी याद रख लोगे ना कि मालदीव में चलाया था, तब भी बहुत है। दूसरा, एक्यूवेरिन जो है, एक्यूवेरिन अभ्यास जो है, ये किसके किसके बीच में है? भारत और मालदीव के बीच में नौसैन्य अभ्यास है। ये भारत मालदीव के बीच में नौसैन्य अभ्यास है। भूलेंगे नहीं भाई इस चीज को भी। मैं लास्ट में आप लोगों को मालदीव और इन सब की चीज़ों की लोकेशन, जो एक वीडियो आएगी ना मैपिंग को लेकर, उसमें सारे इंपॉर्टेंट एरिया जो हैं बहुत अच्छे से बता दूंगा, ताकि सवाल उसमें से भी अगर यूपीएससी रैंडम क्वेश्चन भी पूछता है तो आपका छूटे ना, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जितना भी भाई बता चुका हूं पहले, मैत्री परियोजना जैसे बांग्लादेश को लेकर बताइए, याद रखेंगे आप। ताला परियोजना बताई है भूटान को लेकर, याद रखेंगे। उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पर देखेंगे भाई, हल्का सा ही है, एक फैक्ट और देख लीजिएगा, मोतीहारी अमलेखगंज पाइपलाइन है ये। ठीक है, अमलेखगंज पाइपलाइन है ये। आप अगर देखेंगे तो ये आपको दिखेगा कहां पर? नेपाल में। ठीक है, भारत के सपोर्ट से तैयार हो रहा है, तो ये जो है नेपाल में। बस इतना इसको भी याद रखिएगा, ये एक परियोजना छूटी हुई थी, वो भी मैंने आपको बता दी। अब कुछ कुछ ना एरियाज देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ देखो, आप देखोगे जो सीधे सवाल जिन पे बन सकता है। एक तो ये पता होना चाहिए जो भाषण 4 द्वीप है, ठीक है, ये बांग्लादेश का क्षेत्र है, याद रखेंगे इसको, इस पे सवाल गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये पोर्शन है, इस पर सवाल बन सकता है। एक चीज तो ये याद रखो। दूसरा, चट्टोग्राम पतन कहां पे है? चट्टोग्राम पतन कहां पे है? पतन मतलब पोर्ट है ना, बंदरगाह, आप समझते ही हैं। ये कहां पर है? ये भी आपको बांग्लादेश में ही दिखेगा। ठीक है, बांग्लादेश में भी ये भी स्थित है, तो इसको याद रखेंगे। एक अगर पूछ ले शहतूत बांध कहां पर है, शहतूत बांध, तो ये आपको दिखेगा अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में ये चीज दिखेगी आपको, तो इसको भारत ने मदद की थी इसमें। ठीक है, तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। एक यहां पर कुछ परियोजनाएं देख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो यहां पे। आजाद पटन जो है, आजाद पटन प्लस कोहाला, ये परियोजना है, जल विद्युत परियोजना है। तो ये कहां पर, कौन सी नदी पर है? नदी पूछेगा इसमें यूपीएससी, अगर पूछेगा मैच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये झेलम नदी पे है। आजाद पटन लिखा है मैंने और कोहाला लिखा है। दूसरा, अगर आप यहां पर देखेंगे रतले परियोजना कहां पर है, ठीक है, कौन सी नदी पर है, तो ये भी आप देखेंगे तो आपको चेनाब पे मिलेगी। याद रखना ये चीजें, भूलना मत, नोट्स बना के रख लेना, बार बार रिवाइज करना है आप लोगों को।
ठीक है, शुरुआत में एकदम से याद नहीं होंगी, बट ये मैं सारी चीजें वो बता रहा हूँ जिस पर सवाल बनेंगे। ठीक है, लोहरी एक है, ये है सतलुज पर, लोहरी लिखा है मैंने, लोहरी। ठीक है, लोहरी है सतलुज पर। एक यहां पर आप देखेंगे धौला सिद्ध, तो ये है व्यास पर। ठीक है, अब यहां पर ये चारों आपको भूलनी नहीं चाहिए, पांचों। आजाद पट्टन कोहाला है झेलम पर, रतले है चेनाब पर, लोहरी है सतलुज पर, धौला सिद्ध है व्यास पर। ठीक है, ये याद रखेंगे। भाषण चार द्वीप कहाँ है? बांग्लादेश में। चट्टोग्राम पतन कहाँ है? बांग्लादेश में। शहतूत बांध कहाँ है? अफगानिस्तान में। खत्म कहानी। बस इससे ज्यादा चीजें जो हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस ईयर का जो है आपको याद नहीं करना है, थोड़ा सा बस, क्योंकि यूपीएससी प्रीवियस ईयर पूछता है, इसलिए मैं आपको बताता चला जा रहा हूँ साथ साथ चीजें। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले यूपीएससी कि इंडो पैसिफिक जो है, इंडो प्रशांत को लेकर पहली स्ट्रेटेजी किसने बनाई थी, रणनीति किसने बनाई थी, तो आपका आंसर होगा फ्रांस। ठीक है, अगर पूछ ले सेकंड देश कौन सा था, तो आप लिखेंगे जर्मनी। ठीक है, ये यूरोपियन देश जो हैं अब इंडो पैसिफिक को लेकर अपनी रणनीति बना रहे हैं, ताकि थोड़ा सा दबाव जो है चीन पर बनाया जा सके। एक यहां पर ना एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको अच्छे से समझ लो, इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव। ठीक है, इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव, इसको भूलना नहीं है भाई, याद रख लेना इसको, इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव आई है ये। ठीक है, तो इसका पहली चीज तो ये है कि इसका जिक्र कब शुरू कब की गई थी, ये 2019 में शुरू हुआ है ये। और प्रधानमंत्री जो भारतीय प्रधानमंत्री है ना, उन्होंने ईस्ट एशिया समिट जो हो रही थी, ईस्ट एशिया समिट जो हो रही थी, सम्मेलन थी उसमें, थाईलैंड में, उसमें इसको शुरू किया गया था। ठीक है, थाईलैंड में प्रारंभ किसने किया था? भारतीय पीएम ने। ठीक है, एक तो ये याद रखो, क्योंकि यूपीएससी सवाल पूछेगा ये कोई पुराना संगठन तो नहीं है, नहीं, इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव है, ये 2019 में शुरू हुआ है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको, बिल्कुल हालिया अगर पूछे कि हाल में शुरू किया गया है, तो बिल्कुल है क्या ये 7 स्तंभों पर केंद्रित है। 7 स्तंभ है, याद नहीं रखने, बस हल्का सा सुन लो। देखो, समुद्री सुरक्षा और इन सब चीजों को लेकर बात करनी है, समुद्री संसाधन क्षमता निर्माण, है ना, आपदाओं को कम करना, ये सब चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं। और भारतीय प्रधानमंत्री ने सबसे आग्रह किया था कि आप कोई एक सेगमेंट उठा लें और उसको लेकर हमारे साथ सपोर्ट करें। ठीक है, एक चीज तो ये है, तो ये चीजें याद रखनी है आपको थोड़ा सा। एक तो ये पुराना इनिशिएटिव नहीं है, और दूसरा ये है कि ये किस पर केंद्रित है, इंडो पैसिफिक पर केंद्रित है, तो इसको बस अगर सवाल बनेगा तो इससे ज्यादा नहीं बनेगा। दूसरा, सप्लाई चेन रिजिलियंट इनिशिएटिव। ठीक है, SCRI बोलते हैं इसको, मैं हिंदी में लिख देता हूं, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल। ठीक है, सप्लाई चेन रिजिलियंट इनिशिएटिव बोलते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से देशों ने शुरू किया था? ये शुरू किया था भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने। मैंने आपको कई बार IR की वीडियोस में बताया था कि चीन क्या करता है ना, अपनी ज्यादातर आपूर्ति श्रृंखलाएं खुद पर डिपेंडेंट रखता है वो। ठीक है, सप्लाई चेन्स जो है वो ज्यादातर चीन से होकर जाती हैं, और कोविड में चीन ने रोक दिया चीजें, कोविड में लॉकडाउन लग गया तो आपूर्ति श्रृंखलाएं प्रभावित हुई, उससे बहुत सारी चीजों का नुकसान हुआ। जैसे APIs हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स जो हैं, ये दवाई में ना सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मान लीजिए पैरासीटामोल है, तो उसके अंदर ऐसा पोर्शन जो पैरासीटामोल का मेन काम करता है वो है ये API, और ये भारत मंगाता है चीन से। अब चीन में लग गया लॉकडाउन तो इसकी कमी हो गई भारत में, और उस समय पे दवाइयों की जरूरत भी बहुत थी। तो ऐसा ना इन देशों को रियलाइज हुआ कि ऐसे अगर हम चीन पर निर्भर रहेंगे तब तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इन लोगों ने अपना एक प्रयास शुरू किया SCRI, ताकि हम क्या करेंगे, चीन से आपूर्ति श्रृंखला पर जो निर्भरता है उसको कम करने का प्रयास करेंगे, हम अपनी आपस में मिलकर आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत बनाएंगे। बस इतनी कहानी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हम एक अभ्यास भी करते हैं, इसको बोलते हैं पिच ब्लैक। ठीक है, एक अभ्यास करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मतलब सेना के स्तर पर, वो ये है। ठीक है, थोड़ा सा याद रखेंगे, आगे देख लेते हैं भाई चीजें। थोड़ा सा एक ये याद रखो, कुछ कुछ फैक्ट बता रहा हूं IR में, ये देखो, किला उआ ज्वालामुखी कहां पर है? ठीक है, किला उआ ज्वालामुखी कहां पर है? तो ये याद रखेंगे, हवाई द्वीप पर है। ठीक है ना, हवाई द्वीप पर आपको पता है अमेरिका का कंट्रोल है, हवाई द्वीप पर स्थित है। ये कंफ्यूज कर सकता है यूपीएससी की इंडोनेशिया में है या कहां पर है। ठीक है, थोड़ा सा इसको याद रखना है, हवाई द्वीप पर है, हवाई। ठीक है, इंडोनेशिया फिलीपींस कहीं पर नहीं है, हवाई द्वीप पर है, ये याद रखेंगे आप। दूसरा, एक प्रतास द्वीप समूह है, प्रतास द्वीप समूह
आइलैंड्स हैं ये कहाँ पर स्थित है? ये है दक्षिण चीन सागर। आज भाई आपको फैक्ट बहुत मिल रहा होगा, याद करना है क्योंकि आईआर का सेगमेंट है तो फैक्ट आएंगे भाई, पढ़ना पड़ेगा, याद भी करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, बट आपको ये है कि मैं बिल्कुल एग्जैक्ट वो चीज़ें दे रहा हूँ जो वो सवाल में जिस पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। पेंटानल एक आर्द्रभूमि न्यूज़ में थी उस समय पर, ये कहाँ पर स्थित, बस इतना याद रखो, आर्द्रभूमि है, कहाँ पर स्थित है ये? ब्राज़ील में है। बस ये तीन चीज़ें जो हैं आप इसको लेकर याद रखेंगे, सवाल पूछ सकता है। किला हुआ ज्वालामुखी कहाँ पर है? हवाई द्वीप पर है। प्रतास द्वीप समूह कहाँ पर है? दक्षिण चीन सागर में। फिर से कह रहा हूँ दक्षिण चीन सागर में है ये। और ये पेंटानल जो है आर्द्रभूमि है, ब्राजील में है। ठीक है, अब देखो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, इस पर सवाल पूछ चुका है यूपीएससी प्रीवियस ईयर में, आप उठा के चाहें पेपर देख लेना। ठीक है, सवाल ये था, क्वेश्चन गलत कहाँ पे था उसमें ये कहा गया था क्या क्या इसकी स्थापना हालिया हुई है, मतलब अभी हाल ही में इसको स्थापित किया गया था, तो बिल्कुल गलत था। 1997 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, मैंने जैसे अभी बताया था थोड़ी देर पहले 2019 वाला जो एक इनिशिएटिव था, क्यों बताया था वो इसीलिए बताया था कि यूपीएससी ये सवाल ऐसे पूछता है बना के। ठीक है, तो इसको गलती नहीं होनी चाहिए। और बेसिकली है क्या, ये अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, इंटर गवर्नमेंट मतलब आपस में गवर्नमेंट मिलकर सहयोग करती है, अंतर सरकारी संगठन है। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, यही नाम है इसका हिंदी में भी। ठीक है, तो इसमें 23 सदस्य देश हैं और 9 वार्ता भागीदार हैं। अगर पूछे क्या भारत इसमें शामिल है, बिल्कुल शामिल है। ठीक है, भारत इसमें इन्वॉल्व है। और कुछ नहीं करना है इन्होंने, बेसिकली समुद्री जो सुरक्षा को लेकर बातचीत करनी है, और आपको पता है मत्स्य जो संसाधन होते हैं उनको लेकर आपस में सहयोग करना है। ब्लू रिवॉल्यूशन, ठीक है, क्या होती है नीली जो आपको इकॉनमी है, ब्लू इकॉनमी है, वो क्या होता है? बेसिकली जो समुद्री संसाधनों का सही इस्तेमाल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उनका सही समुचित इस्तेमाल करते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने का कोशिश करनी है। तो ये सब चीज़ें जो हैं इसमें की जाती हैं, ये आपस में मिलकर ये देश मिलकर भागीदारी करते हैं। ठीक है, भारत इसमें सदस्य है भाई, याद रखेंगे। ठीक है, एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे, उसको भी जल्दी से बता देता हूँ। हिंद महासागर आयोग, ठीक है, हिंद महासागर आयोग, इंडियन ओशियन कमीशन, इसको मैं लिख देता हूं आईओसी। ठीक है, इसको लेकर चीजें हैं, तो इसको देखो, ये क्या है, ये एक तो अंतर सरकारी संगठन है, ये भी अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, ये क्या करता है, हिंद महासागर से जो संलग्न देश है ना, संलग्न देश हैं जो अफ्रीकी देश हैं, उनको भी सपोर्ट, उनको आपस में शामिल करता है। अफ्रीकी देश जो हैं उनको आपस में सहयोग करते हैं। इसमें मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊं तो जैसे मान लो कोमोरिस वगैरह है, ठीक है, कोमोरस है या मेडागास्कर है, देख लेंगे मैप पे आप लोग इसको, मेडागास्कर है, ठीक है, या फिर मॉरिशस है, रीयूनियन है आइलैंड जो है ना, एक रीयूनियन आइलैंड। ठीक है, ये सो जो देश हैं, जैसे सेशल्स है, ये इसमें भागीदार। अब यहां पर सवाल पता क्या बनेगा, क्या भारत इसका सदस्य है क्या? तो ये गलत हो जाएगा। भारत इसका पर्यवेक्षक है। ठीक है, ऑब्जर्वर कंट्री है, फुल टाइम मेंबर नहीं है भारत इसका। ठीक है, तो यहां पर सवाल, अब डिफरेंस आ गया ना, वो आईओ जो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है उसमें भारत सदस्य है, इसमें नहीं है। तो ये याद रखेंगे आप, ये इन देशों का एक संगठन है, तो इसमें भारत को उन्होंने इन्वॉल्व नहीं किया है। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे आगे चलते हैं भाई जल्दी से। एक वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था नागोर्नो काराबाग का क्षेत्र जो है, काराबाग क्षेत्र कहाँ पर है भाई ये? अगर सवाल यूपीएससी को कि प्रीवियस ईयर हो चुका है तो हो सकता है सीधा इतना ही, इस बार भी न्यूज़ में था, ये 1-2 महीने पहले न्यूज़ में था, इसको लेकर फिर से जो है विवाद हो चुका था। ये किसके किसके बीच में है? अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में विवाद रहता है इसको, अजरबैजान और आर्मेनिया। ठीक है, बेसिकली अजरबैजान के तहत रहा है अब, लेकिन इसमें जो रहने वाले लोग हैं ना, वो आर्मेनियाई मूल के ज़्यादा हैं, और अजरबैजान जो है वो मुस्लिम देश है ज़्यादातर, उसमें कंट्री लोग हैं, बट इसमें जो है आर्मेनिया वाले ये ईसाई हैं। तो इसको लेकर विवाद होता रहता है कि ये कंट्रोल अजरबैजान का है बट लोग जो है आर्मेनिया मूल के रहते हैं, तो इसको लेकर ना विवाद बनता रहता है। बस इतना याद रखेंगे, इस विवाद को मैंने वीडियो में समझा दिया है, तो आप जाएं तो आईआर के वीडियो में जाकर अच्छे से देख लें। अभी के लिए इतना देख लें करंट अफेयर में कि ये कहाँ पर स्थित है, ये अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में विवाद का क्षेत्र है, तो इसको लेकर अच्छे से याद रखेंगे भाई। अब देखो, एक ना यहाँ पर एक ग्रुप आता है जो इसमें शांति स्थापना के लिए ना कई बार प्रयास करता रहता है, उसको बोलते हैं मिन्स्क समूह। ठीक है, मिन्स्क ग्रुप बोलते हैं उसको, इंग्लिश में भी लिख देता हूं, मिन्स्क ग्रुप। अब हो सकता है यूपीएससी पूछ ले, ठीक है, तो इसको लेकर समझ लेना। एक तो क्या है ना, ये क्या करता है,
मतलब जैसे विवाद होते हैं ना, उसका शांतिपूर्ण समाधान खोजने की कोशिश करता है। शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए ये एक ग्रुप है। पहले तो इतना याद रखो कि विवाद का शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए ग्रुप है जिसका नाम है मिन्स्क समूह, पहली चीज। दूसरी बात ये है, इसकी अध्यक्षता कौन कौन करते हैं? फ्रांस, यूएसए और रूस। ठीक है, ये लोग आपस में मिलकर विवाद को दूर करने का प्रयास करते हैं। दूसरा, इस ग्रुप के द्वारा ना मैड्रिड सिद्धांतों का पालन किया जाता है। मैड्रिड सिद्धांत, अब यूपीएससी सीधा पूछ ले कि क्या है ये, तो आप बताएंगे मैड्रिड सिद्धांत क्या है। इनको मिन्स्क ग्रुप द्वारा प्रस्तुत किया गया था और ये क्या है? शांतिपूर्ण संघर्ष के समाधान के लिए है। ठीक है, जो नागोर्नो काराबाख का क्षेत्र है उसमें शांतिपूर्ण शांति स्थापित हो, संघर्ष को समाप्त किया जाए शांतिपूर्ण तरीके से, उसके लिए ये सिद्धांत है। ठीक है, तो इसको इस तरह से थोड़ा सा आप याद रखेंगे, सवाल पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। एक चीज और यहां पे क्लियर कर लो भाई जल्दी से, ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए जो मैं अभी आपको लिखने जा रहा हूं, CSTO। ठीक है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में लिख देता हूं सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन। ठीक है, देखो ये ना जो आपको पता है कि जो उनका विरोध चलता रहता है अभी यूक्रेन को लेकर, जितना भी इसमें नाटो जो है ऑर्गेनाइजेशन है उसके विपरीत में है ये। ठीक है, अब जैसे नाटो क्यों बनाया गया था? नाटो ये बनाया गया था कि अमेरिका और उसके साथ के जो पश्चिम के देश हैं, किसी भी देश पर हमला होगा तो सभी लोग मिलकर आक्रमण करेंगे, यही है ना नाटो का कॉन्सेप्ट। तो ये है रूस का कॉन्सेप्ट कि हाँ ठीक है, हमारे भी कुछ सदस्य हैं, अगर आप हम पे हमला करोगे तो हम भी किसी एक देश पर हमला करोगे तो इसका मतलब सभी पे हमला माना जाएगा। ये भी सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन है। कब बनाया गया था ये? अगर आप देखेंगे तो इसको लेकर 1992 में ताशकंद में हस्ताक्षर किए गए थे। और इसमें सदस्य देश अगर आप देखेंगे कौन कौन है, इसमें आर्मेनिया है, याद कर लो, आर्मेनिया है, बेलारूस है, कजाकिस्तान है, ऊपर से आप देखेंगे तो किर्गिस्तान है। ठीक है, किर्गिस्तान है, और रूस और ताजिकिस्तान है। तो ये देश जो हैं इसमें आपस में इस ग्रुप में शामिल हैं। और इनका मतलब ये है कि अगर आर्मेनिया पे अटैक हुआ ना तो सभी मिलकर अटैक करेंगे, उसके विपरीत अगर बेलारूस पे हुआ तो ऐसे ही किया जाएगा। तो ये आप अगर देखेंगे सीधा सीधा ये नाटो के विपरीत एक ग्रुप है और ये बनाया गया था 1992 में, इसको लेकर चीजें की गई थी। ठीक है, इसको लेकर गलती भाई आप नहीं करेंगे, याद रखेंगे आप लोग अच्छे से। ठीक है, चाबहार बंदरगाह कहाँ पर है भाई? ठीक है, करवाया भी था IR में, ये है ईरान में। ठीक है, भारत, ईरान और अफगानिस्तान इसको लेकर सहयोग कर रहे हैं। कई बार चीजें स्लो हो जाती हैं, बट ठीक है, आपको याद रखना है। अब देखो चाबहार को लेकर सवाल तो ठीक है यूपीएससी एक बार पहले भी पूछ चुका है, लेकिन अगर वो पूछ ले कि शाहिद कलिंत्री, यहां पे रखो, शाहिद कलंतारी और शाहिद बाहिस्ती प्लस शाहिद बाहिस्ती, अगर यूपीएससी ये पूछे कि ये क्या है, न्यूज में रहता है, मान लो ऐसे पूछता है ना यूपीएससी ऐसे प्रश्न, ये न्यूज में रहे, ये टर्म ये क्या है? ठीक है, तो अगर आप देखेंगे ये चाबहार के ना, ये दोनों क्या है, ये चाबहार बंदरगाह के 2 टर्मिनल है। ठीक है, चाबहार के 2 टर्मिनल है, तो इसका नाम याद रखेंगे, दोनों का टर्मिनल है, चाबहार से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो थोड़ा सा याद रखना है इसको बस। आप देखो भाई इंपॉर्टेंट और सेगमेंट क्या इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखेंगे तो अब्राहम अकॉर्ड न्यूज में रहा है ना, अब्राहम समझौता, इसको लेकर तो कई बार हम लोगों ने डिस्कस भी किया है IR की क्लासेस में। तो आप इस चीज को देखो, पहली चीज तो ये है किसके किसके बीच में है, ये देखो इजराइल, UAE और बहरीन। देखो इजराइल को मान्यता नहीं देते थे ये देश, ठीक है, UAE वगैरह। इजराइल के साथ आपको पता है संघर्ष है, मैं एक दिन इसकी सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा ताकि इजराइल फिलिस्तीन को लेकर आप लोगों को चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो UAE जो है ना मान्यता नहीं देता था, अरब कंट्री है ये, खाड़ी देश भी है, तो इनकी बनती नहीं है आपस में। ठीक है, और युद्ध भी हो चुके हैं, आपको पता है सऊदी अरब और ये सब देश इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। बट अब दिक्कत ये हुई है, जो मैंने IR की कई वीडियोज में बताया था, कि ईरान अब बड़ी समस्या है इनके लिए। सऊदी अरब हो चाहे UAE हो, ये हो, तो इन्होंने सोचा कि ईरान अब समस्या है तो हमें इजराइल के साथ सपोर्ट करना ही चाहिए। अब इजराइल हमारा बड़ा दुश्मन नहीं है, ईरान है। तो इस वजह से USA के सपोर्ट से कहीं ना कहीं पे USA ने बोला, तो UAE ने ना
इजराइल को मान्यता दी? पहली चीज तो ये याद रखो, ये पहला खाड़ी देश है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये खाड़ी पहला है। खाड़ी देश अगर पहला पूछ ले कौन है जिसने इजराइल के साथ वो किया है, तो यूएई है ना। दूसरा, अगर ये पूछे कि अरब में कौन सा देश है, कौन सा अरब देश है जिसने ये समझौता किया है पहली बार इजराइल को, तो ये तीसरा है अरब देशों में। इससे पहले अगर आप देखेंगे, इससे पहले आप देखेंगे तो ये मिस्र और जॉर्डन जो है, मिस्र और जॉर्डन वो भी इसको मान्यता दे चुके हैं। ठीक है, मिस्र और जॉर्डन दे चुके हैं। तो बस इतना याद नहीं रखिएगा, बस इतना याद रखिएगा ये पहला खाड़ी देश है, इसको लेकर दिक्कत नहीं है। और क्या करना है, औपचारिक संबंध स्थापित करना है किससे, इजराइल के साथ, औपचारिक संबंध, फॉर्मल रिलेशन। ठीक है, तो इसको लेकर भाई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब आपको। अब एक याद रखो, और कुछ कुछ चीजें न्यूज में हैं, जैसे अब बंदर अब्बास बंदरगाह कहां पर स्थित है। यूपीएससी ना मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही प्रश्न पूछता है, प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो आपको ये चीजें दिख जाएंगी। ये ईरान में है। ठीक है, तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, याद रखेंगे इसको। और बंदर जस्क पूछ ले, बंदर जस्क ये कहां पर है, ये भी पोर्ट ही है, बंदरगाही है, ये कहां पर है, तो ये भी ईरान में ही है। ठीक है, तो इसको लेकर दोनों को याद रखना, बंदर अब्बास भी ईरान में है, बंदर जस्क भी ईरान में है। ठीक है, तो इसको लेकर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं भाई चीजें। देखो, अमेरिका और भारत के बीच में ना, भारत और अमेरिका के बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में 4 प्रमुख समझौते हैं। ठीक है, वो जरूर याद रखने आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है यूपीएससी प्री और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। पर प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अभी आपको बता रहा हूं। देखो, चारों के नाम बताऊंगा और सीक्वेंस भी बता दूंगा कि कब कब कौन कौन सा हस्ताक्षर हुआ। सबसे पहले अगर आप देखेंगे 2002 में एक हुआ था, उसका नाम देख लो, उसका नाम क्या है, GSOMIA। ठीक है, इसको बोलते हैं जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। ठीक है, बस आप शॉर्ट फॉर्म भी याद रखेंगे तब भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म भी याद रख लेंगे। फिर से नाम बोल देता हूं, आप लिख लीजिएगा, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये है GSOMIA। तो ये कब हुआ था, ये सबसे पहले हुआ था, सीक्वेंस में याद रखेंगे। ये किसके लिए, ये देखो है, अब देखो है चारों, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि भारत और अमेरिका के बीच में किस संबंध में है ये। तो ये इंटेलिजेंस के लिए है, आसूचना साझाकरण करने के लिए। आसूचना किसको बोलते हैं, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है ना, आपस में सिक्योरिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन साझा करते हैं, उसके संबंध में आसूचना साझाकरण के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। याद रखिएगा किसके लिए, मैं सभी चारों जब बताऊंगा तो डिफरेंस पता चल जाएगा चारों में। दूसरा, इसके बाद कौन सा किया गया था, इसके बाद 2016 में एक किया गया। ठीक है, और 2016 में जो किया गया वो था LEMOA, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। तो ये याद रखेंगे, ये आप नाम अगर आपको नहीं आ रहा है फिर से मैं बोल देता हूं, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, इसका नाम लिख लीजिए। ये हुआ था 2016 में। ये बेसिकली क्या है, नाम में ही लॉजिस्टिक है। लॉजिस्टिक मतलब क्या होता है, रसद वगैरह साझाकरण। अगर कहीं पे मान लीजिए अमेरिका कहीं का जहाज कोई निकल रहा है, यहाँ से कोई भी सैन्य हो चाहे कोई भी हो, वो जहाज वहाँ आ रहा है तो उसको रसद चाहिए। ठीक है, तो उस तरह की मदद हम करेंगे। अपने पोर्ट जो है, हमारे पोर्ट जो है, नौसैन्य पोर्ट जो हो, जो वो वहाँ जाके मदद कर सकते हैं, वहाँ पे रुक सकते हैं, वो जहाज वहाँ पे रुक के लंगर डाल सकते हैं। लंगर मतलब समझते हो ना, कि वहाँ पे रह के अपना रिपेयरमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो इस तरह की सूचनाओं को, लॉजिस्टिक को साझा करने के लिए था। इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो, भारत की जो भूमि है, भारत का जो क्षेत्र है, उसमें अमेरिका का कोई सैन्य अड्डा नहीं होगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ आपको लॉजिस्टिक साझा करने के लिए ये चीजें, क्योंकि उस टाइम पे ना जब ये किया गया था बहुत विरोध हुआ था, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सैन्य अड्डा स्थापित नहीं कर सकते आप। 2016 में ये किया गया था। उसके बाद देख लो भाई, उसके बाद कौन सा किया गया था, तीसरे नंबर पर 2018 में एक किया गया था, उसका नाम देख लो, कोमकासा एग्रीमेंट। अच्छा, ये क्या है, ये याद रखेंगे, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। ठीक है ना, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट है। ये किस संबंध में है भाई, ये दोनों पक्ष चाहते हैं संचार प्रणाली, ठीक है, कम्युनिकेशन जो सिस्टम है वो आपस में साझा कर सकें, एक ही संचार प्रणाली पे काम करने की कोशिश है। ये इस तरह के एग्रीमेंट क्यों किए जाते हैं, पहले तो ये समझो। देखो, आपस में ना सैन्य सहयोग को मजबूत करने के लिए,
सैन्य सहयोग मजबूत हो। आपको पता है ना, पिछले कुछ समय से भारत और अमेरिका बहुत क्लोज आए हैं, चाहे वो ट्रंप का शासनकाल हो, उससे पहले ओबामा थे, बाद में अभी जो है आपके चल रहे हैं, तो जो नए प्रेसिडेंट है उसके दौर में भी। तो आप अगर देखेंगे ना तो अमेरिका और भारत जो है काफी क्लोज हो रहे हैं, और उसका क्लोज का एक प्रमाण ये इस तरह के सैन्य सहयोग और समझौते होना है। ठीक है, तो सैन्य सहयोग को बढ़ाने के लिए इस तरह के एग्रीमेंट की जरूरत है। ये संचार प्रणाली से जुड़ा, मैं आपको जितना लिख रहा हूं ना उतना याद रख लीजिएगा, उतने से सवाल सॉल्व हो जाएगा आपका। ये लॉजिस्टिक्स से जुड़ा है, या जो सूचना से जुड़ा है, ये संचार प्रणाली से जुड़ा है। चौथा देख लो भाई, एक और इंपॉर्टेंट बचा है, वो भी यहाँ पर अच्छे से समझ लो उसको भी, ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक है बेका, ये हुआ है 2020 में, BECA। ठीक है, इसका है बेका फॉर जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसका मतलब अगर आप देखेंगे तो जो भूस्थानिक जो सूचना होती है ना, भूस्थानिक सूचना, जियो स्पेशियल जो इंफॉर्मेशन होती है भू सूचना साझा करने के लिए, भूस्थानिक सूचना साझा करने के लिए, उसके लिए ये किया गया था। ठीक है, तो सबसे लेटेस्ट कौन सा किया गया था? बेका। उसके पहले कौन सा किया गया था? कॉमकासा। उससे पहले लिमोआ, और उससे पहले अगर आप देखेंगे तो GSOMIA। ठीक है, ये चारों आप लोग याद रखेंगे। जिन बच्चों को डाउट है रिपीट करके देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है भाई, भूलना नहीं है। ठीक है, इसको लेकर सवाल कभी भी बन सकता है, मेंस में भी आपको हेल्प करेगा। थोड़ा सा एग्जांपल दे सकते हो आप जब भारत अमेरिका संबंधों के बारे में लिख रहे हो। अच्छा देखो, भारत अमेरिका देख रहे हो ना, तो 2 इनिशिएटिव और देख लो, जो सवाल पहले पूछा भी जा चुका है और फिर से पूछा जा सकता है। देखो, एक इनिशिएटिव है, क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में ना ये दोनों देश सहयोग करते रहते हैं। एक पूछ ले अगर, पेस साझेदारी जो है, ये शायद यूपीएससी में सवाल आ भी चुका है इसको लेकर 2014-15 शायद 16 के टाइम पे। पेस साझेदारी अगर पूछ ले, ठीक है, किसके किसके बीच में है, तो ये भारत और अमेरिका के बीच में, ऊपर लिखा ही है। ठीक है, पेस, और ये है क्या? ये पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी। मैंने आपको क्या बोला? नवीकरणीय ऊर्जा जो है, क्लीन एनर्जी जो है, रिन्यूएबल एनर्जी, इसको लेकर आपस में ये दोनों देश सहयोग करते रहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा से रिलेटेड है। सिर्फ इतना पूछेगा, पेस साझेदारी किससे संबंधित है, कौन कौन से देश इसमें शामिल है, तो भारत अमेरिका। दूसरा एक रेज कार्यक्रम है, ये भी भारत और अमेरिका के बीच में है। ठीक है, रेज कार्यक्रम जो है ये भी भारत और अमेरिका के बीच में। इसका अगर आप फुल फॉर्म पूछेंगे तो मैं बता देता हूं, रेट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इंप्रूव एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी। काफी बड़ा है, बस इतना याद रख लो, रेज कार्यक्रम किसके बीच में है? भारत और अमेरिका के बीच में। ठीक है, ये भी नवीकरणीय ऊर्जा से रिलेटेड ही है चीजें। ठीक है, एक इसका और इनिशिएटिव है जो यूपीएससी शायद प्रश्न पूछ चुका है इसको लेकर 2016-17 में, देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर में, मोबिलाइज योर सिटी प्रोग्राम। मोबिलाइज योर सिटी प्रोग्राम। ठीक है, इसके बारे में, ये एक इनिशिएटिव है, इसके बारे में देख लो। ये इसका कोई लेना देना नहीं है, अमेरिका, ये दोनों तो हो चुका है, ये नया टॉपिक है, इसको देखो ये लॉन्च किया गया था किसके द्वारा? एक तो पहले देखो कब लॉन्च किया गया था इसे, 2015 में जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का सम्मेलन हुआ था ना, COP21 में। यूपीएससी ने शायद यही ऑप्शन में पूछा भी था। ठीक है, तो COP21 में इसे लॉन्च किया गया था। दूसरा प्रश्न इस पे ये था, दूसरा फैक्ट जो इससे रिलेटेड है, फ्रांस तथा जर्मनी, इन दोनों ने मिलकर इसको शुरू किया था। ठीक है, फ्रांस और जर्मनी शुरू किया था। अगर पूछ ले क्या भारत शुरू हुआ था? नहीं। तीसरा देखो, उद्देश्य क्या है इसमें? ठीक है, उद्देश्य क्या है इसमें? इसमें उद्देश्य कुछ नहीं है। अगर आप देखेंगे ना, शहरी आवागमन के जो साधन हैं, आपको पता है ई वाहन वगैरह, उसको लेकर आप ऊपर क्या लिखा है? मोबिलाइज यूर सिटी, मतलब उस तरह से बनाओ, बेटर बनाओ। तो ई वाहन वगैरह के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए, ठीक है, ई वाहन वगैरह क्षेत्र के सहयोग। तो हाँ, अगर पूछे भारत है, बिल्कुल भारत में भी लागू है ये प्रोग्राम। ठीक है, भारत में भी इस पर कार्य किया जा रहा है इन देशों के साथ सपोर्ट करके। ठीक है, तो ये चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है, इस पे गलती नहीं होनी चाहिए भाई। देखो भाई, जो बच्चे सीरियसली प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं यूपीएससी की 2024 के लिए, इवन अगर कोई है जो 2023 में भी एग्जाम देना चाह रहा है, मेंटोरशिप का प्रोग्राम चल रहा है डिलाइट आईएएस पर। ठीक है, 1-to-1 मेंटोरशिप प्रोग्राम है। इसमें हम लोग टारगेटेड चीजें करते हैं, बहुत सारे बच्चे इसमें इन्वॉल्व भी हो चुके हैं, उनकी तैयारी बहुत अच्छे से हो रही है। आप लोग भी डिले मत करिए, है ना, जितना डिले करेंगे तैयारी को लेकर उतना इफेक्ट होगा। वीकली टारगेट्स इसमें दिए जाते हैं, उसमें उनका टेस्ट होता है,
ओरल टेस्ट होता है, फिर मेंस के लिए मैं प्रश्न लिखने को देता हूँ, उन्हीं का कॉपी वैल्यूएशन होता है, बहुत सारे डाउट जो हैं और उनके क्लियर हो जाते हैं। ये जो करंट अफेयर मैं करवा रहा हूँ, इससे रिलेटेड जो टेस्ट होगा, जो प्रश्न पूछे जाएंगे, वो मेंटोरशिप प्रोग्राम के अंदर इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो ये करंट अफेयर तो आपको मिल रहा है, बट इससे जुड़ी बहुत सारे जो क्वेश्चन बनेंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको मेंटोरशिप प्रोग्राम में मिल जाएंगी। तो जो बच्चे भाई इसमें इन्वॉल्व होना चाहें, वो इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं और इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, दिक्कत नहीं होगी। इतना कंटेंट मैं आप लोगों को ऑलरेडी दे चुका हूं, तब आप लोगों को एक श्योरिटी बन जानी चाहिए तैयारी को लेकर, है ना। तो अगर आप चाहें तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वरना आपकी अपनी मर्जी है। उसके अलावा एक चीज देखो देखो बच्चों, बीमस्टेक है, बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है ना। बीमस्टेक जो है न्यूज में रहता है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लो। एक तो अगर पूछ ले कि बैंकॉक उद्घोषणा किससे संबंधित है, ठीक है, बैंकॉक घोषणा अगर पूछ ले किससे संबंधित है, तो आपका उत्तर में पता क्या आना चाहिए, बीमस्टेक से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये याद रखना पहली चीज। दूसरा, अब इसको स्टैब्लिश कब किया था, 1997 में, ठीक है, स्थापना की गई थी। किन किन देशों ने शुरू में देखो 4 ही देश थे इसमें शुरू में, तो कौन कौन से देश थे वो स्थापक देश कौन कौन से थे, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और थाईलैंड। अभी भाई मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है, मतलब मैं कोशिश तो कर रहा हूँ आप लोगों के लिए अच्छा करने की, बट मेरा अभी भी तबीयत उतनी बेटर है नहीं। इस वजह से बीच में कई बार बोलने में भी दिक्कत आ जाती है, बोलते बोलते थोड़ा रुक भी जाता हूँ, थोड़ा सा अभी कंफर्टेबल नहीं है। रिकवरी हो जाएगी 2-3 दिन में, बट फिर भी आपकी पढ़ाई खराब नहीं होनी चाहिए, इसलिए वीडियोस मैं लगातार पब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो शुरू में 4 देश थे इसमें भाई, इसको तब बोला जाता था बिस्ट, ठीक है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन वगैरह जो चीज़ें आप देख लो, ठीक है ना। बिस्ट तो हो गए, ये 4 देशों के नाम हो गए, ठीक है। बांग्लादेश हो गया आपका, इसमें इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, थाईलैंड हो गया, और इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इसका नाम था पहले, ठीक है। बाद में आगे चलकर क्या हुआ, 1997 में इसमें आगे चल के म्यांमार इन्वॉल्व हो गया, फिर नेपाल इन्वॉल्व हो गया, 2004 में भूटान भी 2004 में आ गया, फिर इसको बीमस्टेक बोला गया। तो अगर पूछ लिया जाए, यूपीएससी कंफ्यूज कर दे कि क्या 7 देश सदस्य थे, शुरू में नहीं थे, शुरू में 4 थे, 2004 में इसका नाम जो है बीमस्टेक हुआ है, तो इसको याद रखेंगे। दूसरा, इसका प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था, प्रथम सम्मेलन कब हुआ था, 2004 में, कहां पर हुआ था, बैंकॉक में हुआ था, ठीक है। ये एक तो याद रखेंगे, भारत सदस्य है इसका, अच्छे से याद रखेंगे इसको। दूसरी बात यह है, इसका हेड ऑफिस कहाँ है, सचिवालय कहाँ पर है, तो इसका सचिवालय है ढाका में, ठीक है, बांग्लादेश में। ये कुछ चीज़ें हैं जिससे सवाल पूछा जा सकता है, तो भाई गलती नहीं करेंगे। स्टेट पीएससी वगैरह में तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं ये चीज़ें ऐसी, ठीक है। अगर हम लोग बीमस्टेक देख रहे हैं, तो हमारा एक फ़र्ज़ ये भी बनता है कि हम यहाँ पर थोड़ा सा ब्रिक्स को भी देख लें, ठीक है, ब्रिक्स को लेकर भी चीज़ें थोड़ी सी देख लें। देखो, जो ब्रिक्स का उत्पत्ति है वो 2001 से मानी जाती है, ठीक है। गोल्डमैन सैक्स जो थे, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, उन्होंने बोला था, देखो उन्होंने ना ये बात बोली थी कि ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन, 4 जो देश है ना, फिर से बोलता हूँ, भारत, ब्राज़ील, रूस और चीन, उन्होंने बोला था कि इनकी अर्थव्यवस्थाएं आगे चल के बहुत अच्छा करने वाली है, उन्होंने बस ये कॉन्सेप्ट दिया था। तो इस चीज़ को धरातल पर लाया गया, फिर इसमें दक्षिण अफ्रीका को ऐड किया गया, दक्षिण अफ्रीका को ऐड किया गया 2010 में, तब जाकर ये बना, क्या बना, ब्रिक्स। और ब्रिक्स के अब आप नाम से ही इसके देख लेते हो, देखो ये है ब्राज़ील, ये है रूस, ये है इंडिया, ये चाइना, ये साउथ अफ्रीका, एस सबसे अंत में है, तो सबसे अंत में साउथ अफ्रीका को जोड़ा है। यूपीएससी इस पर सवाल पूछ चुका है, ठीक है। तो एक तो ये याद रखेंगे। दूसरा, अब इससे जुड़ी ना 1-2 चीज़ें हैं, देश पता लग गया ना कौन कौन से 5 देश हैं इसमें। दूसरा, यहाँ पर देखो, एक इसमें इसी ब्रिक ने ना एक चीज़ स्टैब्लिश की थी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी। अगर तो सीधा ही पूछ ले कि एनडीबी, इसको लेकर क्योंकि सवाल आ चुका है यूपीएससी में, पूछ चुका है पिछले 1-2 सालों में, एनडीबी अगर सीधा पूछ ले तो ब्रिक्स से रिलेटेड है, बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। और कुछ नहीं है, एक डेवलपमेंट बैंक है ये, ठीक है। इसमें सबकी इक्वल भागीदारी है, आपस में जो कैपिटल है सभी देशों की इक्वल है। दूसरी चीज ये है कि ये बनाया क्यों गया है, आपस में सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। अपने देशों को, जो सदस्य देश हैं, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए लोन देगा ये बैंक, है ना, बाकी अन्य देशों को भी लोन दे सकता है, ये चीजें हैं। एक और इंपॉर्टेंट टर्म इसमें याद रखेंगे आप लोग, आकस्मिक कोष व्यवस्था, आकस्मिक कोष व्यवस्था, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में ज्यादा अच्छे से याद रखिएगा, कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। हो सकता है यूपीएससी इंग्लिश में ही पूछे, कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। मेरा भाई हाथ भी अच्छे से नहीं चल पा रहा है,
अरेंजमेंट। ठीक है, अगर पूछ ले ये किससे रिलेटेड है, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, तो पहला प्रश्न तो ये बनेगा ब्रिक्स से रिलेटेड है, गलती नहीं होनी चाहिए। किस लिए है, तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है जिसमें आईएमएफ लोन देता है ना, तो इसमें इन्होंने बोला कि कहीं हमें आईएमएफ पर निर्भर ना रहना पड़े, क्योंकि आपको पता है जब भारत को लोन दिया था ना आईएमएफ ने, तो क्या की थी, शर्तें लगाई थी अमेरिका के कहने पे। तो इसलिए अगर किसी देश में, सदस्य देश में बीओपी क्राइसिस आता है तो उसको लोन कौन दे सकेगा, आकस्मिक कोष व्यवस्था के माध्यम से ब्रिक्स देश जो हैं आपस में लोन दे सकेंगे। तो इसको याद रखिएगा भाई, ठीक है। कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट जो है किससे रिलेटेड है, यूपीएससी ना इस तरह के प्रश्न बहुत पूछता है, बीच बीच की चीजें उठाकर। अगर मैं आपसे एक फैक्ट याद रखो, अगर मैं आपसे पूछूं क्या भारत आसियान का सदस्य है, तो आप कहेंगे सर नहीं है, ठीक है, आसियान का सदस्य नहीं है भारत। भारत है ईस्ट एशिया समिट, ये इसी का पार्ट है, इसका सदस्य है भारत। दोनों पर सवाल पहले पूछा जा चुका है, फिर याद रखेंगे। आसियान का सदस्य नहीं है भारत, ईस्ट एशिया समिट का सदस्य है भारत, ठीक है। बस इतना फर्क अगर याद रखोगे तो सवाल गलत नहीं होगा। एक और देख लो, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है ये संयुक्त राष्ट्र की, इसलिए मैं इसको चाहता हूं कि आपको इसके बारे में पता हो। मानवाधिकार परिषद, ह्यूमन राइट काउंसिल है ये, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है, ह्यूमन राइट काउंसिल है यूएन की। इसके बारे में कुछ कुछ फैक्ट देख लो भाई। एक तो पहली चीज, इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, 2006 में हुई थी, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन जो है, जनरल असेंबली जो है, आम सभा है, उसने इसको स्थापित किया था। अब उद्देश्य क्या होगा भाई बताओ, उद्देश्य क्या होगा, मानवाधिकारों की रक्षा करना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, ह्यूमन राइट्स की सुरक्षा करना। ये तो आप नाम से भी समझ सकते हैं ना कि उसके लिए ये उत्तरदायी है। दूसरा, अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये अंतर सरकारी संस्था है, बिल्कुल, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अंतर सरकार, अब तो यूपीएससी ने इस तरह के सवाल अंतर सरकारी को लेकर पूछना बंद कर दिया, वरना एक टाइम पे बहुत पूछा है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ नाम देकर पूछ लेता था, अब इनके डिटेल में भी पूछने लगा है, इसलिए हम लोग काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ इसमें यह है कि इसमें जो है 47 सदस्य देश हैं, 47। अगर पूछ ले क्या सभी देश सदस्य, नहीं है, 47 ही हैं, ठीक है। वैसे तो 206 के आसपास देश हैं, तो ये चीज़ देखेंगे। दूसरा, परिषद के जो सदस्य हैं, है ना, जो सदस्य हैं, इनका जो निर्वाचन होता है वो देखो आम सभा ने बनाया है तो आम सभा ही करेगी, है ना। और दूसरा, गुप्त मतदान के माध्यम से होता है। जो सदस्यों की सदस्य जो अवधि है वो 3 वर्षों की है, ठीक है, 3 वर्ष तक सदस्य रहते हैं ये। तो ये चीज़ हो गई भाई इसमें। और प्रत्येक वर्ष ना 1/3 जो है वो नए निर्वाचित होते हैं, 1/3 जो नए निर्वाचित होते हैं, एक ये याद रखो। फिर दूसरा, एक जो जिस पे सवाल बन सकता है, इसके ना प्रत्येक वर्ष में 3 सत्र होते हैं इसके आयोजित, प्रत्येक वर्ष में 3 सत्र। यहाँ पर सवाल कंफ्यूजन कर सकता है यूपीएससी, 2 लिख देगा वो, या बोलेगा 1 स्तर होता है, नहीं 3 स्तर होते हैं, ठीक है। 3 बार बैठक होती है, मतलब सीधा शब्दों में अगर समझोगे। अगर पूछ ले यूपीएससी क्या इसका निर्णय बाध्यकारी, आप सोचेंगे ह्यूमन राइट की बात है, बाध्यकारी होगा, नहीं, बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। इसका निर्णय अगर इन्होंने कोई डिसाइड किया तो वो बाध्यकारी नहीं होगा भाई, फोर्सफुल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट हमारा बचा है, उसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी इस पर सवाल पूछता भी रहा है और बहुत बार न्यूज़ में भी रहते हैं। देखो, 2 ना न्यायालय हैं, एक है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट, एक है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, आईसीसी, अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, और ये जो है आपको इसको बोलते हैं आईसीजे, ठीक है, आईसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसको अंतरराष्ट्रीय न्यायालय या आईसीसी। इसमें आप डिफरेंस समझ लो, बस कहानी एक बार समझ लोगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा। पहली चीज तो ये देखो कि ये यूएन का ना आधिकारिक न्यायालय है, ऑफिशियल कोर्ट है ये, यूएन का आधिकारिक न्यायालय है। पहली चीज तो ये याद रखो। ये जो है, इसे जिसे मैंने बोला ना कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय भी कहा जाता है, विश्व कोर्ट भी कहा जाता है इसको, ये क्या है, ये स्वतंत्र संस्था है, ये यूएन से इसका कोई लेना देना नहीं। यहीं पे कंफ्यूज करेगा यूपीएससी, ठीक है। क्या आईसीसी जो है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है, क्या वो यूएन के तहत है, नहीं है, ये स्वतंत्र निकाय है। पहला तो ये याद रखोगे, पहला जो डिफरेंस है इसके अंदर ये है। दूसरी बात ये है, इसके अंदर स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी,
ये 1946 में स्टैब्लिश हुआ था, ये जो है 2002 में हुआ है। तो देखो आप कितना लेट हुआ है इसके बाद। ठीक है, अगर यहाँ पे भी कंफ्यूज कर सकता है क्या दोनों एक टाइम पे स्थापित हुए थे, नहीं, डिफरेंस है। तीसरा डिफरेंस क्या है, देखो ये जो है ना आपका, अगर आप देखेंगे इसके स्थित कहाँ पर है, ये भी हेग नीदरलैंड में है। ठीक है, लोकेशन कहाँ पर है, ये भी वहीं पर है। ठीक है, दोनों एक ही जगह पर स्थित हैं। चौथा डिफरेंस क्या है, देखो इसमें क्या है, अगर आप एक चीज देखेंगे इसमें, तो पक्ष जो सदस्य देश होंगे ना इसमें, उनके बीच में मान लो विवाद हो गया कोई, ठीक है, विवाद हो गया, उसको हैंडल करेगा ये। ठीक है, और इसके लिए प्लस ये है कि दोनों देशों की सहमति होना अनिवार्य है। मान लीजिए भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है, जैसे आपको पता है ना कुलभूषण यादव को लेकर विवाद था, वो चल रहा है यहीं पे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, नहीं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कर रहा है, क्रिमिनल कोर्ट तो ये वाला है। तो इसमें ना जैसे मान लो भारत और पाकिस्तान दोनों सहमत हैं तब जाके उसमें केस लेके गए। अगर कोई भी एक देश सहमत ना हो ना, तब कोई वहां पर केस नहीं लेके जा सकते। आप ये बात याद रखेंगे, सहमति अनिवार्य है दोनों देशों की, दोनों पक्ष सहमत होंगे तब विवाद को वहां पर लेकर जा सकेंगे, वरना नहीं ला सकता है ये। ठीक है, क्योंकि सहमत होंगे तभी तो मानेंगे ना उसके निर्णय को, वरना फायदा क्या, फिर वो डिसीजन दे भी देगा, ये देश मानेंगे नहीं। इसलिए अगर सहमत होकर जाएंगे फिर इनको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा इधर आप देखेंगे इसमें जो है, इसमें विवाद उसमें था देशों पर विवाद किया जा सकता था, उन पर केस चलता है, इसमें व्यक्तियों पर चलता है। ठीक है, व्यक्तियों पर या फिर कोई अगर संस्था है तो उस पर चल सकता है। ये डिफरेंस एक और है। आगे देखो इसमें विवाद कैसे होते हैं, जैसे मान लो संप्रभुता का हो गया, ठीक है, इसमें सीमा विवाद हो गया, इसको लेकर भी आप जा सकते हो। ठीक है, समुद्री क्षेत्र को लेकर विवाद हो गया। ठीक है, इस तरह के विवाद जो हैं वो आप इसमें लेकर जा सकते हो। इधर क्या लेके जाओगे, फिर इधर लेके जाओगे आप किसी ने नरसंहार किया। ठीक है, कोई राजा था, मान लीजिए कोई देश में सत्ता चला रहा है, उसने लोगों को मरवा दिया, अपने ही लोगों को मरवा दिया। ठीक है, और मानवता के विरुद्ध अपराध किया, मानवता के विरुद्ध अपराध, बहुत सारे लोगों की जान ले ली उसने। ठीक है, विरुद्ध अपराध किया, युद्ध का अपराध है कोई, वो भी इसमें आएगा। ठीक है, युद्ध का अपराध है। तो इस तरह के जो अपराध है ना उसको लेकर जाएंगे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, और इधर जो लेकर जाएंगे संप्रभुता, सीमा विवाद, समुद्री क्षेत्र। दूसरा, इसमें देश जाएंगे जिनकी सहमति अनिवार्य होगी, इसमें व्यक्ति जाएंगे। ठीक है, व्यक्तियों के ऊपर आरोप लगा जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हो गई भाई, इसको लेकर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक इसमें और डिफरेंस याद रखो, इसमें ना अपील का प्रावधान नहीं है, अपील नहीं की जा सकती आगे, जो डिसीजन आ गया खत्म कहानी। अब आप कहेंगे कि सर मान लो कोई देश नहीं मानता है, तो अगर कोई देश नहीं मानता ना इसमें डिसीजन, फिर कहाँ जाएगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास मुद्दा लेके जाया जा सका। और सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट सदस्य हैं ना, चीन है, अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है और फ्रांस है। तो ये पांचों तो फिर डिसाइड करेंगे क्या करना है आगे। ठीक है, तो इसमें कहीं और अपील का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, याद रखिएगा इस चीज़ को। इसमें है, अपील की जा सकती है इसमें। ठीक है, अपीलीय एक चैम्बर है इसका है, उसमें आप दोबारा से अपील कर सकते हो। ठीक है, तो ये भाई डिफरेंस है जो आपको बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आपराधिक न्यायालय है, ये अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय इसको बोलते हैं, ये स्वतंत्र निकाय है, ये यूएन के तहत है, 1946 में स्टैब्लिश किया, 2002 में। ये हेग में है, ये भी हेग में, हालांकि ये तो सिमिलैरिटी हो गई। और इधर आप देखेंगे तो देश जाएंगे इसमें। ठीक है, देश विवाद लेकर जाएंगे और उनकी सहमति अनिवार्य होगी। संप्रभुता, सीमा विवाद और समुद्री क्षेत्र आदि को लेकर कोई विवाद होगा, यहाँ जाएंगे। अपील का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यूएनएससी में कहा जाएगा अगर कोई देश नहीं मानता तो। इधर आप देखेंगे तो 2002 में स्टैब्लिश हुआ, नीदरलैंड में है, व्यक्तियों और संस्था पर इसमें पर मुकदमा चलता है। नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध हो, युद्ध अपराध हो, वो इसमें आएगा, और इसमें अपील का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आप लोग जो है भाई काफी हद तक हम लोगों ने आज की चीजें जो हैं वो डिस्कस करनी है। फिर भी मैं आपको ना लास्ट में कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं, ध्यान से समझो इसको। देखो मैप दिखा रहा था मैं आपको, एक तो देखो वेस्टर्न सेक्टर जो मैं आपको बोल रहा था ना, एक तो ये है। ठीक है, लद्दाख का जो क्षेत्र है जिसको लेकर विवाद है, ये अक्साई चीन का क्षेत्र है जो चीन ने कंट्रोल कर रखा है। ठीक है, वो जो मैंने चीजें आपको सब बताई थी वो यहाँ पर इस तरह से स्टैब्लिश होंगी, उसको सीक्वेंस में मैंने आपको वहां पे बता दिया था। ये सेंट्रल सेक्टर में विवाद यहाँ पर है कुछ। ठीक है, मेन है ईस्टर्न सेक्टर में, तो ये दो हैं, यहाँ पर तो कोई इतना बड़ा इशू है नहीं। ठीक है, आपस में सहमत है। ईस्टर्न सेक्टर में ये है, अरुणाचल प्रदेश को चीन जो है अपना हिस्सा बताता है। मैंने आपको जो शुरू में बताया उसको लाइनें जो हैं उसको आप याद रखेंगे कौन सी रेखा कहाँ पर संबंधित है।
ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। दूसरा एक मैप और देखिए यहाँ पर गलवान वैली है, हॉट स्प्रिंग है, ठीक है, पेगोंग सो है, चुमार है। तो मैंने आपको बता ही रखा है, वहाँ पर कुछ एक दो एक्स्ट्रा भी बताए थे वहाँ पर देपसांग वगैरह को लेकर, वो सीक्वेंस आप वहाँ पे देख लेंगे, याद रखेंगे उसको। देखो ये है लिम्पियाधुरा वाला, यहाँ पर लिम्पियाधुरा है, ठीक है, ये काला पानी है, ये यहाँ पर है स्थित, और ये लिपुलेख है, ठीक है, भारत है यहाँ पर, और ये नेपाल का क्षेत्र है, इधर चीन है। तो आपको याद रखना भाई, सबसे पहले लिम्पियाधुरा, फिर काला पानी, फिर लिपुलेख, ठीक है, इसको लेकर भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान को लेकर मैंने बताया था ना सीमा, ये देखो ये है इंटरनेशनल बॉर्डर जो यहाँ से शुरू होता है, और यहाँ नीचे पूरा आप देखेंगे गुजरात, राजस्थान, पंजाब का जो क्षेत्र है वो सारा यहाँ पर ये वाला इंटरनेशनल बॉर्डर है, इसको लेकर कोई दिक्कत है नहीं। ये वाला जो यहाँ पे जाता है ये है आपका, मैंने आपको बताया था लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना, LOC का जो है ये वाला सेगमेंट है। और जो एक मैंने आपको बताया था सियाचिन वाला, ये यहाँ पर है। अब देखो ये विवाद है, अब देखो भारत क्या चाहेगा इसमें, प्रैक्टिकली सोचो, भारत चाहेगा ये वाली सीमा होनी चाहिए, पाकिस्तान चाहेगा ये वाली सीमा होनी चाहिए। तो इसको लेकर जो विवाद है वो मैंने आपको वो बताया था कि कौन सी इसका नाम क्या बोला जाता है, वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से इसको याद रखना है, ताकि UPSC अगर सवाल पूछे उसको लेकर तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखो ना, अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल बॉर्डर तो सबको याद होगा, है ना, बट इसका जो है इसको क्या नाम बोलते हैं, AGPL, ठीक है, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। ये मैंने आपको लिखाया था, इसको भाई पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। जो यहाँ पर है सियाचिन को लेकर विवाद है, ये यहाँ पर चीज़ें इसको लेकर हैं। तो भाई काफ़ी हद तक हम लोगों ने चीज़ें कवर करनी है, कोशिश की है, मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के साथ कि आपके पास IR का कंटेंट बहुत अच्छे से पहुँच जाए, है ना, क्योंकि इसमें मेरी स्पेशलिटी भी है। बहुत सारी चीज़ें जो है मैं आपको अच्छे से करवाऊँगा भी, इसको लेकर और वीडियोस भी आएंगी, जैसे पॉलिटी हमने कवर किया है उस तरह से हम लोग IR भी अच्छे से करेंगे। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्विज के पॉइंट ऑफ व्यू से, या PDF के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें वहाँ पर चल रही होती हैं वो आप जो, क्योंकि वहाँ पे अपडेट भी मैं बहुत सारे डालता रहता हूँ। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि जैसे इंस्टाग्राम वगैरह है, फेसबुक है, ट्विटर है, आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपका मन हो, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा, आपका मन है इस चीज़ के लिए तो मैं आपको नहीं बोल सकता। अगर आप चाहेंगे, सपोर्ट करेंगे तो अच्छा लगेगा, डिलाइट IAS थोड़ा ज़्यादा ग्रो करेगा, ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा ये चीज़, ठीक है। सभी लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं भाई, आप लोग चाहो तो सभी वहाँ से जहाँ पर आप जुड़ना चाहो, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ठीक है, टेलीग्राम वगैरह जो जहाँ पर भी आपको पार्टिसिपेट करना हो वहाँ पर आप जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ 9718112484, ठीक है। मेंटोरशिप के लिए या फिर किसी भी तरह के डाउट के लिए आप इसी नंबर पे कॉल कर लो, ये मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है। मैंने अब चीज़ें उस तरह से कर दी हैं, सीधा आप लोगों के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट रहेगा। आप लोग चाहो तो किसी तरह का कोई दिक्कत हो, मेंटोरशिप में जुड़ना हो या कोई और बात करनी हो आप लोगों को, आप इसमें करके कर सकते हो। देखो संडे को 11 बजे आंसर राइटिंग का सेशन होता है, तो जो बच्चे भाई उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं कर लें। देखो आंसर राइटिंग का सेशन पहली बात तो कहीं पे होता नहीं है, अगर हो रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भी आपको मुझे कहना पड़ रहा है, कितनी बुरी बात है ये, है ना। आंसर राइटिंग करवा रहे हैं हम अच्छे से, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, 4-5 सेशन हो भी चुके हैं, उसके आंसर दिए भी जाते हैं, ग्रुप में उसके आंसर भेजते भी हैं लोग। आप लोग पार्टिसिपेट करो ना, ये सब नहीं करोगे तो कैसे क्वालिफाई करोगे। कल परसों एक वीडियो में मैंने बताया भी था, जो लोग सेलेक्ट हुए हैं इस बार 2527 लोग सेलेक्ट हुए हैं, उन्होंने क्या किया है, यही सब तो किया है उन्होंने जो आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आंसर राइटिंग वगैरह में शामिल होना आपकी एक जिम्मेदारी बनती है, वो आप करो। जितना आंसर राइटिंग करोगे उतना UPSC में आपकी सिलेक्शन की संभावनाएं ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है, आपका अपना मन है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।